डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताइएगा कि मुझे पता चला है, लोकल मीडिया में खबर आई है कि आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। क्या सऊदी अरेबिया से आप पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं कि वापस चले जाएंगे? नहीं जी, अभी तो मैं कहीं भी नहीं जा रहा। आप मुझे अपना पासपोर्ट भिजवा दें, लेकिन अच्छा, वो फोटो मेरी होनी चाहिए उस पे। ठीक है। मेरे पास अभी पासपोर्ट नहीं है। और बड़ा मुझ पे एहसान किया था फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कि मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाया था उन्होंने सितंबर 2018 में, अगर आपको याद हो। मेरा जी, वैलिड पासपोर्ट था। ये वैसे सिटीजन का क्रिमिनल। पासपोर्ट तो कैंसिल नहीं हो सकता लीगली, के हो सकता जी है? जी, क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है। इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ना वो कैंसिल हो सकता है, ना ही आप किसी पासपोर्ट जो जब एक्सपायर हो तो उसको रिफ्यूज कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए। तो मेरा जो है वो कैंसिल हुआ 2018 से। मुझे फौरी यहाँ की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ा। मैं वर्चुअली रिफ्यूजी स्टेटस है मेरा एज ऑफ नाउ, जब तक मुझे पासपोर्ट नहीं मिलता। और मियाँ साहब का चंद महीने पहले पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था। और उन्होंने जब राब्ता किया उनके स्टाफ ने एम्बेसी में, तो उन्होंने कहा जी हमें तो इंस्ट्रक्शन है कि पासपोर्ट रिन्यू नहीं करना। हम्म। तो ये है हमारा स्टेटस। तो पासपोर्ट आएगा तो फिर सऊदी के, तो मेरा चले कोई ठीक। प्लान नहीं है जी सऊदी अरेबिया जाने का। ओके, तो डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से बताइएगा, सिर्फ 1 मिनट जी, के अंदर, क्या अगले 3 महीने में डॉलर कम होगा? ये डिपेंड करता है जी कि इंशाल्लाह अगर जो मेरी एक थिंकिंग और पॉलिसी है, डॉलर 100% ऑलमोस्ट गारंटी है कि डॉलर को काबू में आना चाहिए। आप अपने करेक्टिव मेजर्स में फौरी तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आप अपने तो जो ये आप लोगों रिफॉर्म्स को नहीं लेनी है ना, ये आपको, हमने तो नहीं लेनी ना। अब मुझे मैं तो बताएं अभी कि यहीं यहाँ बैठा हूँ। मेरे तो अगले महीने वो सर्वाइकल की अभी मेरी वो है, मई में वो डेट है। अभी तो वहाँ ग्राउंड पे जो और हमारी सर जो भी फ़ोन पे टीम तो है। आप मिफ्ता साहब को बता सकते हैं ना, फ़ोन पे तो आप शहबाज शरीफ जी जी, साहब को बता मैं सकते हैं। मैं तो आप जैसे प्रोग्राम्स में मैं तो इमरान न्याजी की हुकूमत को भी बताता रहा हूँ। जी। मैं कहता हूँ कि इस रास्ते में मत चलो, मुल्क तबाह हो जाएगा। और मेरी बात नहीं मानी। और अभी यही हुआ कि 20 अरब डॉलर का कर्जा बढ़ा गए हैं, 1 रुपया लिए बगैर डिवेल्यूएशन की वजह से। और 800 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी है 3 साल में। तो भैया हमारी बात जी बिल्कुल। मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इफेक्टिवली हमने कर लिया, हमने माजी में, मैं तो ये कहता हूँ माजी हमारा देख लें। हमने 69 से हमने 52 पे लाए थे। इट टुक अस फ्यू मंथ्स। 1998 में तो अल्लाह के आपको फल से बुरी लगेगी एक 99 बात, में अगर से। मैं एक बात कहूँ तो आप जी माइंड तो नहीं जी, करेंगे? फरमाए। एक तो आप रोज़े से पता हैं नहीं ना, अब मैं कैसी नहीं बात चाहता, करें। माइंड करने वाली होगी तो करूंगा, नहीं मैं करना नहीं नहीं चाहता कि करूंगा। रोज़े में आपको मैं गुस्सा चढ़ाऊं, लेकिन क्या परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि 60 रुपए के ऊपर कितना लंबा उसने डॉलर को रखा? नहीं देखिए, उस जमाने में हमने 52 में दिया और वो 60 पे गया, तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। वहां उस वक्त आपको कोलिशन सपोर्ट फंड अफगानिस्तान में पार्टनरशिप की वजह से दी बिगेस्ट फाइनेंशियल, आपने क्यों नहीं बोरो किए? बड़ी बात होती है। इमरान है सब कहते रहे जी कि वो अपने 3,000 अरब वो हमारे हमने छोड़ दी टोटल कर्जा 1999 में। वो 6,000 हुआ सिर्फ इसलिए हुआ कि आपको ह्यूज सपोर्ट मिली। आपको 30 अरब से ज्यादा भी आपने सुना होगा ट्रंप वगैरह की जो स्टेटमेंट थी। हाँ जी, तो लेकिन वो हमें आपकी हमें तो बहुत 11 बिलियन डॉलर ही मिले ना, हमें तो बाकी का हिसाब ही नहीं यार पता। वो मैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका डॉलर और रुपया इसलिए भी स्टेबल रहा। ये 64 तक गया था अगर आपको याद हो। और जब ये फ्लो शुरू हुई तो 60 पे आया, तो अब अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर था कि आप एज पार्टनर इन वॉर ऑन टेरर की वजह से आपको वो कोलिशन सपोर्ट फंड दे रहे थे, जो कि पीपल्स पार्टी के जमाने में मिलता रहा। जब हमारी हुकूमत आई तो वो तकरीबन 1.5 साल के बाद वो खत्म हो डार गया साहब, असल में और मैं बंद कर डॉलर दिया। का बार बार जो पूछ रहा हूँ, मैं आपको स्पेल आउट कर देता हूँ। और जी जो सवाल मैं करने लगा हूँ, मैं जी दावे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई शख्स आपको ये सवाल टीवी पे नहीं करेगा कम अज़ कम। लेकिन जी मैं जी क्योंकि फ़ौजी घराने का हूँ, तो मैं तो मुंह पे बात जी करता हूँ। जी 104 से जब डॉलर 190 पे आ गया है, तो जी फ़ौज का और दिफाई बजट हमारा जो है वो तो उतना ही है, वो तो 18.5% पे ही, 18% पे ही चल रहा है कलेक्टिवली। और जिन उनकी 75% चीज़ें जो हैं वो तो इम्पोर्ट होनी है, तो डॉलर की वो पैरिटी के साथ इतना ज़्यादा फ़ौज का बजट तो 9% होकर रह गया। तो हमारा दिफा कमज़ोर होता जा रहा है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि डॉलर को नीचे लाना ज़रूरी है ताकि हमारा दिफा तो इम्प्रेग्नेबल हो। तो अभी तो फिर आप मेरी जुबान बोल रहे हैं ना। मैं तो उस पर बिलीव ही ये करता हूँ कि रुपया स्टेबल होना चाहिए, और मैं उसको साबित किया। मुझे जब IMF वगैरह कहते थे तो मैं उनको कहता तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि हमें बताएंगे हमारी करेंसी क्या होगी। आप व्हाट द हेल यू नो आस्क मी व्हाई। तो मैं तो हमेशा उस पर अमल करके दिखाया। मुझे तो वो कोड वर्ड रख दिया गया कि टफ नेगोशिएटर है, मैं अपने मुल्क के नेगोशिएट करता था।
और सही था। मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि भाई कौन कौन करता है। ये कहते हैं रियल एक्सचेंज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, REER। एक्सक्यूज मी, मुझे को आके पढ़ाए, मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी और ग्रेजुएशन में भी। ये कौन है, हम किन की करेंसी को दिफा कर रहे होते हैं? दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। मैं क्यों उनकी इंपोर्ट्स और हमारी मैं उनको क्यों सब्सिडाइज करूं अपने डॉलर को जो है स्ट्रेंथन करके, रुपए को कमजोर करके? तो ये समझने की बात है। अभी तो आपने जो कहा है, अभी तो बड़े बड़े जो अफलातून आके सरमन दिया करते थे ना, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, कि ये इसने रोका हुआ है, ये वो हो जाएगा। अब उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने देखा कि यार 190 तक चला गया, तो एक्सपोर्ट्स पहले 3 साल में 800 मिलियन बढ़ी, और उधर उसकी वजह से कर्जे जो है वो 4000 अरब यानी 20 अरब डॉलर ज्यादा बढ़ गए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन रियल टर्म्स वो बजट जो है वो वर्चुअली 60% जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है। आपने जाहिर है कि यानी जो आपने कोई चीज खरीदी है और आपने डॉलर देना है, जो जहां आप 104 में 50 पैसे पे या हमारे एंड पे 115 पे खरीद के देते थे, आज वो आप आज भी 182 है, 182 रुपए पे दे रहे हैं। और वो भी फील गुड फैक्टर हुआ है जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट आई है कि यार इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने डील किया 2 दफा, ये शायद कर लेंगे। ये उसकी वजह है, ये साइकोलॉजिकल नफ्सियाती इंप्रूवमेंट हुई है। 2200 पॉइंट जो स्टॉक मार्केट आपके पहले 3 दिन में नए प्राइम मिनिस्टर ग्रोथ के बाद आई है, और आपका 800 जो रुपया जो इंप्रूव हुआ था 1 रुपया, तो आज फिर खत्म हो गया है, यानी दोबारा स्लाइड कर गया। तो बात यह है कि इसको मैं बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान का रुपया अंडर वैल्यूड है। मैं बिलीव करता हूँ कि इसको यानी फर्स्ट फेज में कम से 160 पे आना चाहिए, और इन द लॉन्ग टर्म इफ यू परफॉर्म जैसे आपने आगे किया था, और आप G20 वाली आपकी एक कंडीशन बन गई थी कि आप जा रहे हैं, आपका 140 पे आना चाहिए। व्हाई नॉट? क्या आप लोग हमने मान लिया मईशत बुरे हाल में। मैंने जब हिसाब लगाया तो पता चला 12 नहीं, तकरीबन 2 से $2.25 बिलियन एक्चुअल हमारा रिजर्व है। बाकी तो टाइड लोन्स हैं, तो उनको हम रिजर्व नहीं काउंट कर सकते। तो क्या हमारी मईशत बेहतर होने की कोई उम्मीद है अगले 1 साल के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातुन नबीन। मोशा साहब, बात यह है कि माजी में भी क्राइसिस आए, पाकिस्तान ने जब सीरियस यानी एक एफर्ट की तो आप क्राइसिस से निकल गए। यानी पोस्ट सैंक्शन भी क्राइसिस थे, जब एटमी धमाके किए थे। 2013 में भी पाकिस्तान इलेक्शन से पहले मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था, और आपको याद होगा कि प्रेडिक्ट किया गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आई तो उनको 6 से 7 हफ्ते में डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये हमारी ग्राउंड रियलिटी थी। आप थोड़ा सा अगर माजी को देखेंगे, फिर आपको थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा यानी वो उम्मीद की किरण नजर आएगी कि हमने उसी पाकिस्तान को जब शुरू की एफर्ट, और आपने देखा कि 3 साल के एक छोटे से अरसे में पाकिस्तान में लोएस्ट इन्फ्लेशन आ गई। पाकिस्तान में 4% थी हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपकी जो फूड इन्फ्लेशन थी वो हमारे आखिरी 2 सालों में 2% पे आ गई। आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो 5.25% पे आ गया। आपका रुपया स्टेबल चल रहा था। तो ये बेसिकली आप जब अपनी यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक करते हैं, फिस्कल पॉलिसी को ठीक करते हैं, और उसके नतीजे में आपकी जब करेंसी स्टेबल होती है, आपकी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती है, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे का एक जो कह लें कि कंबाइंड रिजल्ट है वो आपको जीडीपी की शक्ल में नजर आता है, जो हम 6% पे ले गए। चाहिए तो ये था कि जो 200 कोई यानी एक्सपर्ट इंतजार कर रहे थे कि हुकूमत बदले और इमरान न्याई साहब आए और वो फौरी आके फिर मुल्क की भाग दौड़ संभाले पोस्टर बॉय के नीचे, तो वो तो फिर उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए था। ना इन्फ्लेशन ऊपर जानी चाहिए थी, ना आपकी महंगाई खाने पीने की अशिया में आनी चाहिए थी, ना आपके रुपए को बेकदरी होनी चाहिए थी, और ना आपके इंटरेस्ट रेट जो 13.25% पे आनन फानन पहले 2 साल में जाने चाहिए थे। तो हमने ये जो मईशत को तबाह किया अपने हाथों से किया। उसकी एक वजह यह है, आपने इंट्रो में कहा कि सियासी और मुआशी, इसका बड़ा जुड़ा हुआ चीज है कि जब आपके मुल्क में किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो उसमें हर कीमत पे सर्टेन डिग्री ऑफ इकोनॉमिक जो है वो इंस्टेबिलिटी आएगी, और वो आई पाकिस्तान में। जब डॉन का ड्रामा हुआ, जब पनामा का ड्रामा हुआ, ये इसमें पीछे नहीं जाता कि इसकी पूरी लंबी कहानी है। 2010-11 में लॉन्च किया गया। डॉक्टर साहब, मैं आपको कता कलामी करता जाऊं बीच बीच में, ताकि लोग जो है वो फॉलो भी कर रहे हैं। देखें यहाँ पे, क्योंकि
असद उमर नहीं है, यहाँ पे हफीज शेख नहीं है, यहाँ पे शौकत तरीन नहीं जी है, जी तो मैंने ही दफा करना है पीटीआई का यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल करें। अब बात बिल्कुल यह है करें। कि इंडिया ने एक गलत तरीके से कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान जी गवर्नमेंट को उसके ऊपर स्टैंड लेना पड़ा। और उस स्टैंड का जी हिस्सा ये था कि हमने इंडिया के साथ फौरी तौर पे तमाम ट्रेड बंद कर दिया। अब आप जानते हैं, जी मैं जानता हूँ और ये आम आवाम को नहीं पता कि जब तक जी इंडिया से ट्रेड नहीं खुलेगा तो हमारी जी अजनास की कीमतें जो हैं वो नॉर्मल नहीं होंगी, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं। तो या तो जी हम इंडिया से ट्रेड खोलते हैं तब बुरे बनते हैं, और अगर ट्रेड नहीं खोलते तो तब बुरे बनते हैं। हुकूमत क्या करे? देखिए, जहां तक इंडियन ट्रेड है, वो आप दो मेजर इश्यूज को यानी मर्ज कर रहे हैं या कंफ्यूज कर रहे हैं, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, कि आप सार्क का हिस्सा नहीं है। अगर आप सार्क का हिस्सा नहीं है तो फिर तो मैं इस थ्योरी को समझ सकता हूं। अगर आप सार्क साउथ एशिया की जो एक एक यानी तंजीम है। जैसे यूरोपियन है यूनियन, आपने अगर एक यानी सेटअप का, एक फोरम का हिस्सा है, तो फिर रूल्स ऑफ द गेम तो है ना जी, उसके उसके आप चलना है। तो असल में तो जो नाकामी हुई और जो डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ और जो इस हुकूमत की कमजोरी जो आपने देखी कि जी उन्होंने, इंडिया ने अपना वो रिवोक करके आर्टिकल जो है था और वर्चुअली कश्मीर को एनेक्स कर लिया, तो वो डिफरेंट इशू है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इतने और अल्टरनेट भी हैं। ये टोटल मिसमैनेजमेंट है, टोटल इनकॉम्पिटेंस है। और इसका जो शुरुआत हुई है ना जी, महंगाई की जो आपने बात की, सर इंडिया से यानी फूड आइटम्स ना आने की वजह से नहीं है। ये आपका सबसे पहले तो डॉलर, क्यों इंडिया आपसे रुपये में पैसे नहीं लेता, तो आपने जो डॉलर को खुला छोड़ा, और छोड़ा इसलिए कि जी कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट आगे हमारी जमाने में, जब मैं फाइनेंस कहा करते थे जी कि अगर ये रुपया स्लाइड हो तो एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएंगी और पाकिस्तान को जो है ना जी वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग शुरू हो जाएगी। आप आज देखें कि हमने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि फिर ही हम सही अपना रास्ता लेकिन मुतय्यन यहाँ कर पे सकते डॉक्टर हैं। साहब, अगर हम एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ करें जी तो डॉलर जी स्लाइड हुआ है सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, और उन्होंने ये PMLN कही थे, उन्होंने ही उसको स्लाइड होने दिया। शाहिद खाकान अब्बासी प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर थे। तो जी बेसिकली आपकी अपनी पार्टी में लोग जो है बिलीव जी करते हैं कि डॉलर को ऊपर जाने दें तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं मुर्शद साहब, कि मैंने नवंबर के करीबन आखिरी हफ्ते में फाइनेंस का चार्ट छोड़ा 2017, तो उसके बाद ये दिसंबर में 1-2 रुपए स्लाइड होना शुरू हुआ, और ये 10 रुपए स्लाइड हुआ। ये 104 रुपए 50-60 पैसे से इन्होंने करीबन 115 के ऊपर हमारी PMLN ने छोड़ा। फिर केयरटेकर आ गए, उन्होंने 122 पे छोड़ा। अच्छा, जो IMF वर्ल्ड बैंक की जो बात करती थी ना, वो 8-10 रुपए की बात करती थी, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल जो उसके यानी असरात थे, और ये मैं पता नहीं है मुझे कहना चाहिए कि नहीं, हमारी 3 मीटिंग्स हुई, 3 महीने जो थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2017 में, और वो मैंने अपने कॉलीग्स को, शाहिद खाकान को, जिसमें दूसरे लोग भी होते थे, मिफ्ता या अली सिद्दीकी या गवर्नर स्टेट बैंक या कॉमर्स मिनिस्टर या सेक्रेटरी फाइनेंस, मैंने इनको समझाया कि ये जो है ना, मैंने भुगता हुआ 98-99 में 69 से 52 पे लाना कितना मुश्किल काम था, फिर उस पर स्टेबल रहा। तो मैंने कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। नंबर 1 ये कि आपकी इस वजह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। 65% आपकी एक्सपोर्ट से आपका इंपोर्टेड कंपोनेंट इस्तेमाल होता है, तो उसकी कीमत उसी तरह एडजस्ट होगी। दूसरा जो है कि 7 से 8 हफ्ते का एक गेस्टेशन पीरियड होता है, आपको मिलता है एक्सपोर्टर को। हर चीज मुल्क में वो 92%, 92% हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट 8% है, बाकी टोटल इकोनॉमी 92%। वो उसके ऊपर आप आवाम के ऊपर बोझ डाल देते हैं। 10 रुपए का मतलब है कि करीबन 3.5 से 4% महंगाई में इजाफा। मैं उसके खिलाफ था और मैं आज भी हूँ। मैं और मेरी पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह 98-99 हो या 2013-17 में हो, जिसमें मुझे मियां नवाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट थी, वो इसमें बड़ी उनकी क्लैरिटी थी। तो मेरी इनसे डिफरेंस ओपिनियन था और मैंने इनको ये एक्सप्लेन किया। और जब मैं लंदन में ट्रीटमेंट के लिए आया, तो जब मैंने देखा, ये दिसंबर 2017 में ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट शाया की, पाक रुपी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी सिंस 2014 इन साउथ एशिया टिल रीसेंट स्लाइड। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई, मेरा मुल्क है, कि यार ये किस तरफ चल पड़े हैं। इनको समझाया था मैं। फिर एक अप्रैल 2018 में
मैंने शाहिद खाकान नवासी साहब को बाकायदा यहाँ से एक सीक्रेट नोट भेजा कि ये जो आप कर रहे हैं, ये हमारी बात हुई थी, वो मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है, ये पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो खत होना चाहिए मेरा लिखा हुआ शाहिद खाकान साहब को कि ये मत करें, ये आपका तबाही का डिजास्टर हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने वो जो मुझे कन्विंस करने की कोशिश की 10 रुपए स्लाइड हो जाए तो बहुत फायदे हो जाएंगे, वो तो मैंने तो नहीं होने दिया। 3 महीने जो मैं रहा मियां नवाज शरीफ के बाद जो नई काबीना बनी, लेकिन उसके बाद फिर केयर टेकर आ गए, उन्होंने किया वहीं रोक लेते यार। उसके बाद जो खुला छोड़ा, जो असद उमर साहब ने कहा जी का IMF जाने से पहले उनके जो हमें पता चला 2 ही कंडीशंस हैं, एक रुपए को आप खुला छोड़ दें और इंटरेस्ट रेट्स को। ओ भाई हमारा मुल्क है, कौन है IMF या कोई और अदारा, हमें देखना है इसको, हमें अपने अवाम को देखना है। तो 10 रुपए की डिवैल्यूएशन का मतलब सीधा सीधा था, रफली 1/3 होता है कि आपकी 3.5% के करीब फूड इन्फ्लेशन और जनरल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। मेरे नजदीक अनसस्टेनेबल है। वो हमने देखा कि ये शुरू तबाही यहां से हुई, उसके नतीजे में महंगाई आसमान पे गई। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए महंगाई हो गई अब, क्योंकि अब हमने तो आना है आगे पे लोग इंटरेस्ट रेट नहीं सॉरी मोहसिन, उसके नतीजे में आपको इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी को इन्वोक करना पड़ता है ना। जब महंगाई होती है आप 7 इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। अभी देख रहे 13% इन्फ्लेशन रेट है, तो इन्होंने रिसेंटली 2.5% इजाफा करके वन शॉट में इन्होंने 12.25% किया है, और ये कोविड से पहले 13.25% पे ले गए थे इसको। तो ये जो मैं इसको कहता हूँ मैन मेड क्राइसिस, इन्होंने खुद अपने हाथों से, अगर ये उसके ऊपर बिल्ड करते जो हमने छोड़ा था कि जी 6% ग्रोथ हम इसको 8 पे लेके जाएंगे, ये 2% इसको हम स्टेबल रखेंगे फूड इन्फ्लेशन को, और हम अगर फिस्कल डेफिसिट कम किया तो इसको मेंटेन करेंगे। तो ये चीजें अब हम क्या कहें जी, अब इन्होंने, मेरा ख्याल है कि इनकी तैयारी नहीं थी, इन्होंने कोशिश भी नहीं की, इनको उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी नहीं पता थे कि क्या हो जाएगा, और वो हो चुका है। अब डॉक्टर साहब 5 चीजें हैं क्योंकि आगे की तरफ आए, जिसने कल सुबह को रेडी लगानी है, जिसने कल सुबह को दिहाड़ी करनी है, वो माजी में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन वगैरह वो बेचारे को नहीं समझ आती, उसको समझ आती कि मैंने कल रोजी कैसे कमानी है। बिल्कुल आपकी डेट सर्विसिंग है, आपकी इंटरनेशनल एनर्जी कॉस्ट है, आपकी डोमेस्टिक एनर्जी कॉस्ट है, और आपका इंटरेस्ट रेट है, और आपके पेंशन्स और बेनेवलेंट फंड वगैरह हैं, और आपका एक लोकल डेट है जो पता नहीं कितने ट्रिलियंस में है। ये चाहे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हो, चाहे PTCL बेरर बॉन्ड हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हम खुदा ना खास्ता पता नहीं कितना कितना दे रहे हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं कंट्रोल होती, बाकी इकॉनमी कैसे कंट्रोल होगी? क्या इनको कंट्रोल करने का कोई इस वक्त आपके पास प्लान है? ये सारी चीज़ें कंट्रोलेबल हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पेटी पॉलिटिक्स में जब घुसते हैं तो हम अपने मुल्क को बदनाम करते हैं। सबसे पहले इमरान नियाजी साहब ने आने से पहले भी और आने के बाद भी इन्होंने सारी दुनिया में ढंढोरा पीटा कि जी पाकिस्तान के जो कर्जे हैं डेट ट्रैप में आ गया। आपको याद होगा 30,000 अरब, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। मैंने उन नारों को साथ लगाया था, ऐसी बात नहीं है। वो जो डेट है वो टोटली मिसलीड करता है, क्योंकि उसमें अदायगियां भी हैं, यानी पब्लिक डेट एंड लायबिलिटी। जो जिम्मेदार है वो पब्लिक डेट की है, लायबिलिटीज वो हैं कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर ने अगर कोई फॉरेन एलसीज खोली हो, पर उन्होंने आपको पेमेंट करनी है तो आपने पेमेंट करनी है। तो एक तो वो उस फिगर को रेलेवेंट नहीं है। आज आप देख लेते हैं कि जी वो जो 25,000 का था वो किधर है, और जो जिसको ये प्रेफर करके बताते थे 30,000 अरब है वो किधर है। 25,000 अरब जो है, जो प्योर डेट जिसको जो कि स्टेट ने वापस करना है, वो आज 43 बिलियन पे है, 43,000 बिलियन पे है, 43,000 अरब, 18,000 अरब का इजाफा हुआ है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल में पाकिस्तान के मजबूरी कर्जे में 18,000 अरब को हुआ है। 10 साल के गेस्ट PTI ने 3.5 साल में उसमें सेम अमाउंट 18,000 का कर्जा बढ़ा दिया है, 25,000 से 43,000 अरब। जो इनका फेवरेट नंबर था अदायगियां जो है, जो आप कह रहे नारे वाले की, वो 30,000 से 52,000 अरब पे जा चुका है। सो उस पे 22,000 अरब का इजाफा हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। क्या ये बातें करनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को और किसी प्राइम मिनिस्टर को? नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स का 100% से ज्यादा डेट टू GDP है। जापान का 225% से ज्यादा डेट टू GDP है। कोविड की वजह से यूके 100% से क्रॉस कर गया है। अपने मुल्क का इंटरेस्ट करो, मत करो ग्लटी और पेटी पॉलिटिक्स। आप अपनी मार्केट्स को खराब कर देते हैं।
जब हमने IMF का प्रोग्राम 2016 में खत्म किया था, पाकिस्तान को ये नवीद मिली थी कि हम जी अपने 20 के क्लब में जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो उस वक्त ये था कि जी हम 18वीं मईशत बनने जा रहे हैं। आप उसके बाद IMF के पास कभी जाने की जरूरत नहीं होती। ये भी ममालिक लेते हैं अपने बजट। व्हाट इज डेट, कैसे इंक्रीज होता है? जिस मुल्क का बजट डेफिसिट होगा वो बजट डेफिसिट उधार से पूरा होता है, और उसको आप अपने जमा कर दें। जो ये हुकूमत आई है अभी, जो डेट पिछली गवर्नमेंट ने छोड़ा है, मैंने आपको नंबर दिया 43,000 अरब, ये जो इनके बजट डेफिसिट होंगे जितनी देर ये रहेंगे, और अगर इन्होंने डिवैल्यूएशन मजीद की, उसके नतीजे में ये दो चीजें होती है, वो आपके डेट को बढ़ाती है। सीधा सीधा सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इन्होंने पाकिस्तान को ऐसा बदनाम कर दिया कि आप सेकेंडरी मार्केट जो है वो एक्सेस ना कर सके, आपकी रेटिंग खराब हो जाए। आपको कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि फिस्कल डेफिसिट, जब बजट डेफिसिट हाथ से निकल गया, अब वो 3,000 का बजट डेफिसिट मुबशर साहब जो जिसमें मुल्क चलता था, ये साल जो खत्म होने जा रहा है 2-2.5 महीने में, 5,500 पाकिस्तान का बदतरीन बजट डेफिसिट होगा, जो 30 जून को अभी साल खत्म होगा, जो ये तो छोड़ के गए। अब बात यह है कि क्या आप जल्दी जल्दी आ जाए ना फिर किसी तरह से पाकिस्तान में और आके देखें ना इसको। अगर सिर्फ इजाजत एक वो भी आपके शायद आप पसंद करेंगे। इसी तरह हमें, अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है, हमारी इन्फ्लेशन नीचे है, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे है, तो उसका फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है? अब 2018 में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हमारा जो पॉलिसी रेट था स्टेट बैंक का 6.5% था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद। 2017 में 5.25 था, 20 जहां 10 रुपए डिवैल्यूएशन रेट भी 1% बढ़ा, 6.25 हो गया। अब 13.25% जब ये लेके गए, वो कंट्री का डेट जो 1,500 अरब का डेट सर्विसिंग होती थी, इंटरेस्ट तो ये अदा कर दे 100, दैट शॉट अप टू 3,100 अरब। ये पैसा हमने यानी बेसिक जाया कर दी। इस साल का जो एक्सपेक्टेड है 3,100 से 3,200 अरब। अभी जो हम मेजर जो डेंजर जोन में मजीद चले गए हैं, ये इनके कर्जों की वजह से और डिवैल्यूएशन की वजह से, वो ये है कि आपका प्राइमरी जो डेफिसिट है, बजट डेफिसिट तो है, प्राइमरी डेफिसिट इसका मतलब है कि आप अपने कर्जे के ऊपर सूद भी अदा करने के काबिल नहीं अपने इनकम से। वो इन्होंने IMF से ये एग्री किया था प्रोग्राम में कि हम प्राइमरी डेफिसिट नहीं होंगे, ये 25 अरब पॉजिटिव होगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये 1,000 अरब से ज्यादा यानी प्राइमरी डेफिसिट होने जा रहा है। 5,500 तो टोटल डेफिसिट। लेकिन उन्होंने, आप देखें ना, उन्होंने क्या किया कि आखिरी 3 महीने में फ्यूल की प्राइस नहीं बढ़ने दी, एनर्जी की कॉस्ट नहीं बढ़ने दी, और वो अब आपके ऊपर तलवार आके चढ़ गया। आप बढ़ाएंगे तो लोग कहेंगे इमरान खान अच्छा था, आप नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क दिवालिया होगा। तो कैच 22 सिचुएशन में तो आप ट्रैप हो गए ना। दिस इज व्हाट आई कॉल पेटी पॉलिटिक्स। आप सिंसियर नहीं हैं। आप ऐसे काम जब करते हैं, सिर्फ पॉपुलिस्ट डिसीजन लेते हैं ताकि हमें फायदा हो, तो आप सिंसियर नहीं है मुल्क के साथ। आप आज अंदाजा करें कि अगर ये डॉलर स्टेबल होता और 120-22 पे होता, चले 130 पे होता, आपकी तो वैसे ही जो है ये जो पेट्रोल है, ये सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट ही होती है ना। तो आप जब $1 की इंपोर्ट करेंगे कोई भी चीज, तो जो 130 में आपने ये 122 में बेची थी, आज वो 180 में आपको कंज्यूमर को वो बेस कॉस्ट होगी, उसके ड्यूटीज मिला के। तो आपने वो मदर ऑफ ऑल इवल मैं कहा करता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, यही इल्ज़ाम आपके ऊपर भी है कि आपने जाते हुए क्या किया था कि आपने पूरी एप्टमा वगैरह जो थे, उनके जो रिसीवेबल्स थे, उनको जो रिबेट्स देने थे वो दिए नहीं थे, और वो कई 100 अरब में पास ऑन हो गए थे। फिर आपका जो सर्कुलर डेट था वो भी माउंट अप कर गया था। नो, एक सेकंड जी, 1,100 अरब सर्कुलर डेट था जो 2,700 अरब पे पहुंच चुका है। जब हम आए थे 503 था, जब हम गए तो 1,100 अरब था, वो 2,700 अरब पे पहुंचा हुआ है। तो भाई जब आप कंपेयर करें कि यानी अगर हमने 5 साल में 500 अरब बढ़ाया तो 100 अरब की एवरेज इंक्रीज थी। आज हमने 3 साल में 1100 जब 2,700 अरब पे आप चले गए हैं, तो आपकी 1,600 अरब की 3.5 साल की इंक्रीज है। ये को 450 अरब सालाना है। हमें आप फिर आप अंपायर बन जाए ना। आप इसी तरह सारे एप्टमा वाले रोते रहे कि हमारे जो पैसे देने वो हमें दिए नहीं फ्यूल एडजस्टमेंट में और चीजों में। नो, आई डिसएग्री। ये देखें, हमारा एक बड़ा आसान तरीका है मुबशर साहब, ये लानत खत्म होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग लॉ आना चाहिए हर एक के लिए, हमारे ऊपर भी। ये जो है ना, ये जो हम ब्लेम गेम में जाते हैं कि जी ये कर्जे जो पिछले 2 हुकूमतें दी, वो मैंने कमीशन बना दिया है डिप्टी नैब चेयरमैन नैब के अंडर, याद है आपको?
और वो कर्जों का 1-1 रुपया देखेगी। वो कम ऑन मैन, कर्जे जो है जो आप लेते हैं 1-1 रुपया जो है स्टेट बैंक के पास आता है, जो अवाम का अकाउंट नंबर 1 है। अभी किधर है वो रिपोर्ट? 3.5 साल के बाद रिपोर्ट क्यों नहीं दी कौम को जाते जाते? क्योंकि उसमें है ही कुछ नहीं। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, चाहे कोई भी हो। ये तो नहीं है कि कर्जा जो है वो फाइनेंस एक मेरा ख्याल है इस मुल्क में ब्लेम गेम के ऊपर भी कानून बन जाना चाहिए। अब डॉक्टर साहब कहें मियां शहबाज शरीफ को कि नहीं, मैं तो आपसे मैं एग्री कर रहा हूँ मैं। अच्छा, दूसरा कि जी वो डॉलर को स्टेबल करते आप सुनते होंगे, वो जी इसहाक डार तो 2 अरब, ये इमरान नियाज़ी साहब के 2 अरब जो सुनते हैं। नहीं, वो तो खैर मैं नहीं मानता, लेकिन एक और बात आपने जरूर की नहीं कि आपने 1.25% स्ट्रेट टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है, कोई चेन स्टोर है, कोई रिटेल स्टोर है, लेकिन टैक्स लॉस हो रहा है, तो उसके ऊपर फिर भी 1.25% टैक्स हो रहा है। दोनों चीजों का जवाब देता हूं। पहली चीज जो आप, थैंक यू वेरी मच, आप नहीं मानते, लेकिन उन्होंने इसको इतना फैलाया हुआ है ना, वो अपना गूगल की तरह के एना फैलाओ के लोग सच हो जाए। अच्छा, वो 43 महीने, चलो इसहाक डार नहीं चाहिए, 2 बिलियन महीने तो उसी नहीं खर्च करते। वेयर इज $86 मिलियन की सेविंग स्टेट बैंक में होनी चाहिए। एक, मैं बार बार कहता रहा हूं कि भाई पब्लिक को दो फिक्र कि हमारी हुकूमत में कितना टोटल इंटरवेंशन हुई है ये इंटरबैंक मार्केट में, और आपकी हुकूमत में कितनी हुई। आपको पता है कि जब 152 पे लाए हैं, हमारे 5 साल की को करीबन $5.8 बिलियन की इंटरवेंशन है। फ्री नहीं दिया आपने, $1 का फर्क होता है। ओ भाई, अगर 5.8 यानी ट्रिलियन या 5,800 अरब से अगर आपके मुल्क में हर बंदा हर चीज को अफोर्ड कर सकता और खाने की एशिया 2% इन्फ्लेशन थी, तो और क्या चाहिए आपको? लोएस्ट इंटरेस्ट रेट था, लोएस्ट इन्फ्लेशन थी, तो यू शुड बी सेलिब्रेटिंग। आपने उसकी इतनी तबाही कर दी, और आपने 24% पे आप लेके इन्फ्लेशन को, फूड को देहातों में, और 19% शहरों में। तो बात ये है कि इस तरह के ये इसीलिए जो गिमिक्स है ना, फिर इन्होंने कहा जी कि मैंने कहा फिगर दे कंट्री को, फिगर भी नहीं आज तक दिए, चले गए। और इन्होंने जब आपको याद होगा लास्ट ईयर अक्टूबर में जब ये लाए थे इसको नीचे 152 पे लाए थे, आपको याद है, फ्रॉम 180 to 152 एक दफा लाए थे, उस पे इन्होंने 7 अरब से ज्यादा खर्च किए। मैं समझता हूं कि इस तरह की पैटी पॉलिटिक्स से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि आपने भी जो स्ट्रेट टर्नओवर टैक्स लगा दिया था, वो भी तो क्रिपलिंग था। उसका जवाब देने लगा जी, एक जवाब देने लगा। देखें, किसी ने टैक्स तो देना है ना, आपके टैक्स डबल तो किए ना, एवरेज 20% सालाना दी ना आपके इस मुल्क को अल्लाह के फल से 2013-2018 में, उसी रेट से जाते। इन्होंने तो बहुत बड़ा क्लेम किया था कि मैं तो 1 साल में डबल करूंगा, ये तो इसने तो 5 साल में किया। यही था ना? अगर नहीं है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ इनकी स्टेटमेंट की जलसों में। वो 8,000 अरब किधर है? आज भी 8,000 अरब पे नहीं, 6,000 के करीब जा रहे हैं। चौथा साल खत्म होने वाला है, दिल भी अराउंड 6,000। तो बात यह है कि किसी ने टैक्स तो देना है ना। अब वो चॉइस है मोहसिन साहब, आप टर्नओवर टैक्स दे दें 1.25% या नॉर्मल असेसमेंट करवा लें अपनी, तो उसमें कौन सी खराबी? 90% लोग खुश हैं कि जी हमें उनको धक्के खाने, एफबीआर के चक्कर लगाने, वोकला रखने, वो कहते हैं फाइन, वो अपनी कॉस्ट में इनबिल्ड कर लेते हैं। जो उनकी कॉस्ट होती है 1.25% स्टेट का भी डाल दिया, और वो करते हैं। देखो, जिसको ये तो नहीं हो सकता जी कि अब 2-4 को अगर वो नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा भी तो है ना कि आपके ज़माने में भी, तहरीक इंसाफ के ज़माने में भी, पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन इतनी बढ़ गई है कि उसने कमर तोड़ दिया अवाम की, चाहे वो पेट्रोल, बिजली, पानी, गैस, कोई भी चीज़ हो। जबकि सिगरेट पे आप लोगों ने 3.5 साल टैक्स नहीं लगाया, निस्वार पे नहीं लगाया, जिसपे आपको बिलियंस मिलना चाहिए था। आप वो प्रोडक्ट जो है, वो आइटम छोड़ते रहे। मेरी गुजारिश ये है कि देखें, आपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन वो बात की है, हमारा जो प्रोपोर्शन है आज आपको बेहतर मिलेगा इनके मुकाबले में, आप वो चेक कर लें। आप हमें ये क्रेडिट नहीं देते कि जी वो तकरीरें किया करते थी कि जी ये गुंडा टैक्स ले रहा है, असेंबली में खड़े होकर असद उमर और ये लोग उस पे डीजल पे, और याद है ना आपको, पेट्रोल पे, याद है। तो हमको आएंगे तो हम तो ये टैक्स खत्म कर देंगे। डू यू नो कि हमारा टोटल एनुअल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वो 200 अरब के करीब थी, और इनका बजटेड क्या था 600 अरब। ये इतना बड़ा कॉल और फेल में तजाद है इनका। देखिए, बात करनी आसान है, इसलिए बात वो करे, लेकिन यहाँ है नहीं है ना। यहाँ तो एक हीटेड और झूठ पे बेस्ड बात कर रही है, और एक कंकॉक्टेड और एक बुतान के टाइप पे बात करनी है, ताकि लोगों को खुश हो। और वही हुआ
कि जो कहा था एक चीज भी नहीं कर सके और हर चीज की तबाही करके तो रुखसत हुए। तो मैं समझता हूं कि आपका वो है कि जी, लेकिन उसमें चॉइस है कानून में। जिसको नहीं सूट करता कि जी मेरी 10 करोड़ की टर्नओवर में नुकसान भी हो, तो उसको ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। वो फिक्स टैक्स जो है वो जा सकते हो, अपनी नॉर्मल रिटर्न फाइल करें और अपना हिसाब दे, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी सेल प्राइस है। ये तो नहीं हो सकता वो जो लॉस डिक्लेयर करें आंखें बंद करके कर लें। वो जो फिक्स टैक्स दे रहे हैं उनको ये सहूलत है कि वो अपना उनकी रिगरस जो FBR के चक्कर और सारा कुछ वो नहीं होता। वो तो लोग खुश थे। ठीक आज है, तो आप ठीक मुझे है। बता दें कि अंजुमन ताजरान बिजनेस कम्युनिटी इस हुकूमत में कितनी खुश है। सारे ऑन स्ट्राइक पे हैं और रेगुलर आपको पता है कि वो जलसे जुलूस करते हैं। हम तो उनको उनकी बात भी सुनते थे, जो फेयर होती थी उसको देते भी थे और ऐसी चीजें दी है। देखिए हमें मकसद क्या है, एंड ऑब्जेक्टिव। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है जी, अपना टैक्स हमारा ग्रो करता जाए। अगर 20% हमारा टैक्स ग्रो करता जाए, माइंड यू कि विद इन्फ्लेशन ऑफ 13-14%, हमारी इन्फ्लेशन मैं फिर कह रहा हूँ 4% के साथ, उसका एक इम्पैक्ट होता है टैक्स के ऊपर। हाँ, लेकिन देखा ना, जो आपने मार्केट कमेटियां बनाई थी वो सारी कोलैप्स कर गई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने फंक्शन ही नहीं किया, तो मार्केट प्राइसेस जो हैं वो कैपिटुलेट हो गई, आउट ऑफ प्रोपोर्शन निकल गई। टमाटर जो है एक ही शहर में 14 मंडियों में मुख्तलिफ कीमतों पर बिक रहा। तो अब ये भी तो एक हुआ। मेरा ख्याल है फिर मोर्शद साहब आप भूल गए हैं। मैंने कहा कि वो मार्केट कमेटीज जो आपने बनाई थी वो बाद में कोलैप्स कर गई, वो नहीं चल सकी। क्या वजह है उसकी? लेकिन हमने उसका जो एक ओवर मॉनिटरिंग जो सिस्टम रखा हुआ था, दो थे। एक हम ECC में मंथली चीजों को देखते थे कीमतों को, और दूसरा हम जो देखते थे वो हम नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हेड था सारे सूबों के, फेडरल नेशनल फूड सिक्योरिटी फूड सेक्रेटरीज। हम उसको ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देते, चेक ही किया करते थे यही 34 की मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान। और अगर प्राइस इस्लामाबाद पिंडी में फर्क होता था तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को पुल अप किया जाता था कि जनाब जाएं आप चेक करें ये क्यों ये इस तरह की प्रॉफिटिंग हो रही है और गैर जरूरी। अगर वहां कोई 30 रुपए में चीज मिल रही है पिंडी में, तो वाई इट इज इन इस्लामाबाद 40 रुपीज। तो आपका बिल तो हो ना, तो हमारे मुल्क तो कंज्यूमर